हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भैया? आवाज़ आ रही है मेरी? अभी तो आप बहुत डिफिकल्ट किस्म का थिंकिंग पढ़ रहे थे टॉपिक गांजा फ्यूम। लगता है कि आप लोग बहुत टायर्ड हो। लेकिन अगर आप सर्जरी की तरफ आते हैं, हर्निया अब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल, और जैसे जानते हैं कि एब्डोमिनल कैविटी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, फ्लैंक्स और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। नॉर्मली इसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि अम्बिलिकल स्कार है, और मेल और फीमेल में इंग्वाइनल एरियाज में इंग्वाइनल कैनाल के भी पॉइंट्स होते हैं। अगर मोस्टली जो प्रॉब्लम्स एब्डोमिनल वॉल के साथ रिलेटेड होती हैं, अगर उनको देखा जाए तो मोस्टली उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और अभी टॉप है वो है hernias. Everyone knows I have already discussed this hernia. You must know the definition of hernia. Hernia is a protrusion or abnormal protrusion of the discus on the part of the discus through an abnormal opening in the wall of its containing cavity. Abdominal wall hernias mean abdominal wall के थ्रू कोई भी डिफेक्ट कंजेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनिटल में अम्बिलिकस हर्निया में बच्चों में अक्सर देखा जाता है, और जो कि बाय बर्थ कुछ बच्चों में अपीयर हो जाता है। इसके अलावा एक्वायर्ड में से डायरेक्टिंग हर्निया है, इंसीजनल हर्निया है, ट्रॉमा के बाद एब्डोमिनल वॉल के थ्रू। एब्डोमिनल वॉल सिर्फ जो पेरेंट है वही नहीं है, ये एब्डोमिनल कैविटी सुपीरियरली डायफ्राम से कवर्ड है और बिलो पेशेंट्स का ह्यूमन बीइंग का पेल्विस है। अगर उसके थ्रू कोई अबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाए एब्डोमिनल कंटेंट्स के, उसको भी हर्निया कहते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट साइड्स हैं हर्निया की। एपिगैस्ट्रिक है, अम्बिलिकल और पैराम्बिलिकल है, इंग्वाइनल है और कैमुलर है। ये कौन सा है? थोड़ा गौर से देखो। इसमें अम्बिलिकल स्कार एक क्रेसेंट शेप शो हो रहा है और उसके सुपीरियरली आप देखो तो ये हर्निया है, स्वेलिंग है। दिस इज कॉल्ड पैराम्बिलिकल means there is umbilical or paraumbilical. In umbilical hernia, you see the whole of the umbilical scar is protruding out. It's mostly seen in the children. What is this? You can see the scar. This is scar, and this area is umbilical area. The patient has a previous surgery, and when the hernia or abnormal protrusion is through the previous surgery scar, it is called incision. It means ये सर्जरी की पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में से एक है। अभी बात हो रही थी अम्बिलिकल हर्निया। ये एक बेबी है, छोटा सा 2 months ओल्ड बेबी। उसका अगर देखो ये अम्बिलिकल हर्निया। इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये क्या था, ये पैराम्बिलिकल हर्निया। पैराम्बिलिकल हर्निया में अम्बिलिकल स्कार यू कैन सी बिलो,
But on the other hand, in this figure, in this picture, you see the whole of the umbilicus is differing out. It is umbilical. What is this? This is inguinal hernia in a child. Again, you can see this is umbilical scar, and there is swelling on one side of the umbilical scar. It is again parambilical hernia. Here you can see inguinal hernia. What is this? Left inguinal-scrotal swelling. This is left inguinal hernia. Complete inguinal hernia. This is the side view of a child. You can see the well protuberant umbilicus. This is umbilical hernia. Here is the inguinal hernia. You can see the Foley is inside the urethra, and the whole of the urethra has been buried due to the huge inguinal hernia. In this figure, this is again a umbilical scar, and the hernia is from the side. It means it is parambilical hernia. This hernia, you can see the scar. This is umbilicus. This is the midline, a paramedian scar, and there is a swelling on both sides of the scar. Means this is incisional hernia. Now come the types of hernia. पता है hernia का type क्या है? We'll discuss one by one. Types of hernia, causes of hernia, diagnosis, and management. Inguinal hernia is the most common hernia. मैंने आपको दिखाया adult में और बच्चों में inguinal hernia is the most common hernia. Camera is mostly seen in the female. Unlike मैंने बच्चों की तस्वीर में दिखाया बच्चे पैराम्बलाइकल, वो भी 2-3 तस्वीरें मैंने बड़ा पैराम्बलाइकल hernia की दिखाई हैं. एपिगैस्ट्रिक, कोई पहली पिक्चर में देखा था आपने कि एपिगैस्ट्रिक एरिया में जस्ट बिलो द स्टर्नम या फ्रॉम द स्टर्नम टू द umbilical scar, just above the scar, जितने भी hernias होते हैं मिडलाइन में वो एपिगैस्ट्रिक. इंसिजन hernia मैं आपको तस्वीर में दिखा चुका हूँ कि इंसिजन के थ्रू जो hernia हो प्रीवियस सर्जरी के इंसिजन में से जो हो, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सर्जिकल स्कार. Ictus hernia is a very rare case. Spigellian hernia is also very rare. Ictus hernia, these are hernias are very rare hernias. So the most common hernia which we come across is inguinal hernia, femoral hernia, umbilical, parambilical, epigastric, and incisional. स्लाइडिंग hernia, जब hernia कंटेंट्स में एक कंटेंट के अलावा कुछ और कंटेंट्स भी आ जाएं, मीन्स जैसे कि inguinal hernia में इंटेस्टाइन या ओमेंटम के अलावा अगर साथ यूरिन ब्लैडर भी आ जाए तो उसका स्लाइडिंग hernia. ऑब्चुलेटर hernia, अभी मैं पहले बात कर रहा था कि पेल्विस में वो भी एक दो पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी है, ऑब्चुलेटर फोरामेन, उसके थ्रू हो जाए hernia, दैट इज कॉल्ड ऑब्चुलेटर hernia. लंबर hernia, both flanks are in the part, all the parts of abdominal wall.
These are the external abdominal wall hernia, but there are certain internal abdominal hernias. Like अगर ट्रॉमा की वजह से टीयर हो जाए डायफ्राम में, तो वीक पॉइंट के थ्रू abdominal contents like stomach, small intestine, large intestine, ये herniate कर जाती है into the chest cavity. जब ये chest cavity में herniate कर जाती हैं तो इसको internal hernia. Most common hernia which we deal are the inguinal hernia, फिर paraumbilical hernia, फिर inguinal hernia है और other types जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ. They are very rare. Classification of hernia, further clinical classification. पेशेंट आता है आपके पास, डॉक्टर साहब ये स्वेलिंग आती है खड़े होने चलने, और जब मैं लेट जाता हूँ रात को तो सुबह उठता हूँ तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है. दैट मीन्स ये हर्निया रिड्यूस हो जाता है, मीन्स रिड्यूसेबल हर्निया. आप कुछ पेशेंट्स आ जाते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग हर्निया, बड़े अरसे से हर्निया, साल से 2 साल से, डॉक्टर साहब ये स्वेलिंग पहले फिर होती थी, वापस चली जाती है, लेकिन अब कुछ महीनों से ये बाहर आ चुकी है और ये वापस नहीं आई. इससे क्या रीजन हो सकता है? रिड्यूसिबिलिटी का क्या रीजन हो सकता है? कि जब हर्नियल कंटेंट्स बाहर आते रहे उनमें से वो इंटेस्टाइन भी हो सकती है और वो ओमेंटम भी हो सकती है. अगर वो इंटेस्टाइन की या ओमेंटम की लॉन्ग स्टैंडिंगली वो हर्नियल सैक के अंदर रहा, कंटिन्यूस प्रेशर रहा और चलने से, भागने से, डेली वर्क करने से जो वहाँ फ्रिक्शन होती रही है हर्नियल सैक में, उसकी वॉल में, और जिसके कंटेंट्स हैं वो फ्रिक्शन से माइनर ट्रॉमा या इनसाइड अब्रेजन होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू रहती है. वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कहते हैं, वहाँ पे एडिशन बनती है कंटेंट्स की और हर्नियल सैक इनसाइड द हर्निया. जब वो बन जाती है, एडिशन बन जाती है, तो वो हर्नियल कंटेंट्स अब रिड्यूस नहीं हो सकती. उसको क्या कहते हैं? इरिड्यूसिबिलिटी. इरिड्यूसिबिलिटी डज नॉट मीन कि ऑब्स्ट्रक्टेड. बहुत सारे लोग इरिड्यूसिबल हर्निया को ऑब्स्ट्रक्टेड हैं, लेकिन इरिड्यूसिबल और ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया, एज द वर्ड ऑब्स्ट्रक्टेड मीन ऑब्स्ट्रक्शन टू व्हाट? ऐसे कंटेंट्स उसमें आ चुके हैं जिनके लिए ऑब्स्ट्रक्ट मीन बंद हो गया ड्यू टू एक्सटर्नल. तो कौन से कंटेंट्स हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. अब जब वो हर्नियल सैक में से, उसकी ओपनिंग में से वो कंटेंट्स बाहर आ, अगर वो स्मॉल कंटेंट्स हैं तो वो रिड्यूस हो जाएंगे. अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग कंटेंट्स हैं तो क्या होगा? इरिड्यूसिबल. इरिड्यूसिबिलिटी के बाद समटाइम पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी साल से पहले वो रिड्यूस हो जाता था, फिर कुछ महीनों पहले वो वापस ही जाता था, इरिड्यूसिबल. अब क्या है? 2 दिन से मुझे हड्डियों में शदीद दर्द हो रही है, शदीद दर्द हो रही है. अब जब दर्द हो रही है उसके साथ साथ मुझे वॉमिटिंग भी हो रही है और मैंने 2-3 दिन से स्टूल भी खा सकता हूँ. जो इंटेस्टाइन इसके अंदर आई हुई है, आप वो इतनी ज्यादा आ चुकी है कि जो उसकी नेक की हर्नियल साइड थी उसने उन कंटेंट्स को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. अब ना ही तो उसके कंटेंट्स उसके अंदर से वापस जा रहे हैं, ना ही वो गुजर रहे हैं. इतनी तो जितना बार उसके अंदर आ गया उसमें नेक पे उसको कंस्ट्रिक्शन से क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन. अब ऑब्स्ट्रक्शन के सारे साइन सिम्टम्स क्या हैं? अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल डिस्टेंशन है और वॉमिटिंग है, साथ ही और इसके बाद क्या होता है? अगर यही ऑब्स्ट्रक्शन है लॉन्ग स्टैंडिंग जब कंटेंट्स थे थोड़े थे, मस्कुलरिटी अच्छी थी, इरिड्यूसिबल हुए,
इरेजर होने के बाद आपको नैरो नेक ने उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया। अब कंस्ट्रिक्शन जो हुई, जब कंस्ट्रिक्शन होती है तो वहाँ पे जो कंटेंट्स थे उन्होंने और स्वेलिंग कॉज कर दिया, डीमा कर दिया वाल का। तो जब वाल का डीमा हुआ तो जो कंस्ट्रिक्टिव रिंग था, नेक था, करनिया, वहाँ पे क्या हुआ, मसीह प्रेशर हुआ। तो प्रेशर बढ़ने से पहले तो न्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट था, अब क्या आपकी वास्कुलरिटी इंटेस्टाइन की जो कंटेंट्स करनी में हाई लीजिए, आप हमको क्या हुआ, उनकी ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज, इस इम्पिडेंस ऑफ ब्लड सप्लाई से क्या हुआ, इंटेस्टाइन को स्टीम में। अब पेशेंट पहले वॉमिटिंग कर रहा था, अब सीवियर पेन और पेन, और इस पेन की स्वेट इतनी बढ़ जाती है कि वो एरिया, ओवरलाइंग एरिया प्रोसेस की वजह से, स्किन एरिया से, गैंग्रीन की वजह से, नेक्रोसिस की वजह से, माइक्रोइन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, और ये सारी की सारी फाइंडिंग्स क्लिनिकली और फंड, और हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन और स्टैग्नेटिंग। ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट को वॉमिटिंग है, abdominal डिस्टेंशन है, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन। और स्ट्रैंगुलेशन में क्या है, उसमें ओवरलाइन स्किन नॉर्मल, लेकिन स्ट्रैंगुलेशन में क्या हुआ कि आप ओवरलाइन स्किन रेड हो, inflammatory process. This is all about an incarceration is again the contents they are fairly adherent to the set of the क्या क्या चीजें हम ये कर सकते हैं, अभी मैंने बताया etiology, all those which can increase the intra-abdominal pressure, they can lead to herniation of the contents through weak point। weak point जो already discuss कर चुके हैं, हो सकता है umbilicus, paraumbilicus, obturator, inguinal, femoral। आप स्क्रीनिंग जब कर रहे हैं, एक बंदा ओल्ड एज में क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग एट द एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन, इसलिए 60 ईयर्स से या 50 ईयर्स से कम पेशेंट में क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाती है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, और वो स्टूल के लिए स्ट्रेन करेगा। जब स्ट्रेन करेगा what will happen? The pressure of the abdominal cavity will increase to such extent कि वो weak points get through the abdominal contents and they can protrude. They will result in hernia formation. Second is cough, chronic cough, due to chronic bronchitis. Chronic cough may lead to pain, raised intra-abdominal pressure. Rest, resting में कैसे intra-abdominal pressure बढ़ाती भी है, प्लस abdominal wall को भी resting fat contains the major fat contains in the abdominal cavity, momentum in the fat deposits और वो abdominal cavity protrude होती है, इससे क्या होता है, abdominal pressure रिलीज करती है। और abdominal wall रेस्ट में क्या होता है, outside abdominal wall extreme is because of fluidity which lead weakness of the muscle of the intra-abdominal malignancies, intra-abdominal pressure बढ़ सकती है। ये है रिक्वायर्ड ट्यूमर भी रिक्वायर्ड, प्रेगनेंसी भी रिक्वायर्ड, और वेट गेन। आपने देखा तो बहुत सारे वेट गेनर्स एक abdominal binder किया है, that just to protect the hernial orifices। hernial orifices कौन कौन से, inguinal hernial orifices हैं, और unlike उसके ऊपर वो that mark weight। pregnancy is also a condition which causes the raised intra-abdominal pressure। hernia की complication है, आपको कुछ अंदाजा है क्या है?
हर्निया की कंटेंट और कंपोजिशन। थ्री पार्ट्स होते हैं। नंबर वन, हर्निया सैक। हर्निया सैक है क्या? जब इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो मसल में जो वीकनेस पॉइंट होता है उसके थ्रू कंटेंट्स आते हैं, लेकिन कंटेंट्स जो डायरेक्ट नहीं आ जाते। उसमें सबसे पहले एक हर्निया सैक बनता है। हर्निया सैक किस चीज की होती है? पेरिटोनियम। वो पेरिटोनियम जो होल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी को इनसाइड में लाइन देती है, पैराइटल कैविटी। अब पैराइटल पेरिटोनियम is protruded as a hernial sac। उसकी हर्निया सैक के ऊपर कवरिंग होती है जो कि हमें हर्निया सैक तो नजर नहीं आ रही, हमको नजर आ रहा है ऊपर स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है। फिर तीसरी चीज है कंटेंट्स ऑफ द सैक। सैक के कंटेंट्स क्या होते हैं? अभी दूसरी तरह डिस्कस किया। वो इंटेस्टाइन हो सकती हैं, वो मेंटल हो सकता है। हर्निया सैक जो मैं जो बता रहा था, ये डायवर्टिकुलम है या आउटपॉक्टिंग है पेरिटोनियम, जिसकी माउथ होता है, नेक होता है, बॉडी होती है, फंडस है। तो इनमें आपको पता होना चाहिए क्या है। अब्डोमिनल वाल्व की जो लेयर उसके जिसके थ्रू ये सैक पास करती है उसको हम क्या कैरी एज कम कंटेंट्स, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंटेंट्स में से क्या क्या आता है। दिस कैन बी मोमेंटम, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अगर सिर्फ थोड़ा सा पार्ट आ जाए, पोर्शन अगर उसका उसमें से आ जाए, तो अभी जो पहले डिस्कस किया था रेक्टल्स, इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट एज ए होल इंटेस्टाइन ना आए, उसका थोड़ा सा पार्ट अगर इंटरनल ओपनिंग में से की नेक में से या उसके ओपनिंग में से नजर आ रहा है या प्रोट्रूड कर रहा है तो उसको रेक्टल नहीं। और इसके अलावा इसमें क्या हो सकता है? फ्लूइड। फ्लूइड से पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है जो कि नॉर्मल प्रेजेंस होता है या रिएक्शन हो सकता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। एग्जामिनेशन। अब हमें डायग्नोज कैसे? हिस्ट्री के अलावा पेशेंट ने हिस्ट्री तो दी कि स्वेलिंग है जो कि अपेयर होती है कफिंग पे, स्ट्रेनिंग पे, वेट लिफ्टिंग पे और फिर रिलैक्स पे वो रिड्यूस हो जाती है। ये तो हिस्ट्री में है। लेकिन आफ्टर हिस्ट्री the diagnosis can be made by clinical examination। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमने सैड स्वेलिंग देख ली, स्वेलिंग का साइज कंफर्म कर दिया कि कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, कितना बड़ा है, अब ये रिड्यूसिबल है कि नहीं रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबिलिटी उसकी देखी, वो कैसे? पेशेंट पूरे टाइम और उसे कहेंगे इसको रिड्यूस कर, अगर वो खुद ही रिड्यूस करता है तो इतनी देर रिड्यूसिबल, या सम टाइम डॉक्टर को खुद से उसको रिड्यूस करना। रिड्यूस क्या है? कि कंटेंट्स जो उसके अंदर आए हुए हैं थ्रू द नेक इनटू द बॉडी और कैविटी ऑफ दिस हर्निया सैक, उसको हम ग्रेजुअली स्लोली प्रेस करें एक्सटर्नल साइड से तो वो रिड्यूस हो जाता है, नहीं तो रिड्यूस। ठीक, अगर उसको कहीं रिड्यूस करने के बाद कफ कफ करे तो वो स्वेलिंग और दोबारा से परमानेंट अपियर हो जाता है। इट मीन्स कफ करने से इंट्राब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा देता है और कंटेंट्स अगेन हर्निया सैक में आ गया तो हम कहते हैं ये कफ इम्पल्स इसकी कॉस्ट। कफ इम्पल्स रिड्यूसिबल हर्निया। अगर वही हर्निया ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाए, स्टिमुलेटेड हो जाए, फिर क्या आता है इसके? फिर हम उसको एग्जामिनेशन पे टेंडरनेस, टेंडरनेस का भी आपको बताना चाहिए। व्हाट इज टेंडरनेस? व्हेन द पेन इज elicited by a clinician, which is tenderness. Pain is a symptom and tenderness is a sign। फिर ओवरलाइक स्किन का जो कलर है वो देखिए, जैसे मैंने पहले बोला था स्टैमुलेशन में ऑब्स्ट्रक्टेड में नॉर्मल स्किन कलर, लेकिन स्टैमुलेशन में क्या होगा? ओवरलाइंग स्किन कलर विल बी रेड ड्यू टू अंडरलाइंग। फिर हमें देखना है कि ये हर्निया एक ही है। अगर इनवाइरल हर्निया तो बच्चे में है तो वी मस्ट लुक फॉर द अदर साइड। फिर
अगर मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ तो हड्डियाँ हैं लेकिन साथ साथ एक पुराना सर्जरी का स्कार भी है और उसके एक कॉर्नर से या सेंटर में से स्वेलिंग क्लियर हो रही है, ये शो करती है कि पेशेंट को प्रीवियस स्कार, किसी प्रीवियस सर्जरी का स्कार है और उसके थ्रू जो हड्डियाँ हुआ है उसको हम इंसिडेंट स्क्लेरोटल कंटेंट्स पर ग्राइन हर्निया। अब ग्राइन हर्निया जब हो तो उसको हम एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको ग्राइन हर्निया कहते हैं। एग्जामिनेशन में पता चलेगा कि इट इज मोमेंटम और इंटेस्टाइन मोमेंटम की definitely palpation, the palpation is the feeling just like a dog। बच्चे छोटे हो सकते हैं, बड़े दो जो होते हैं, हाथ में पकड़े तो कैसे इसको हम प्रेस करके इधर उधर मूव कर सकते हैं। बट when the contents are intestine के अंदर उसके लेवल में रोग के साथ साथ ये जब हम उसको मूव करते हैं तो करते हैं means when air moves through water there is some feeling। आप ये तो नहीं कर सकते because the contents are under cover of muscles, so you can feel the body movements of the air in the water and the contents of the examination। जब कफ इम्पल्स हो समटाइम एग्जामिनेशन देखें कफ इम्पल्स है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो करना, ठीक है। कफ इम्पल्स अगर नहीं भी है तो ये करने हो सकता है, एक डेफिनेटिव साइन नहीं है। कफ इम्पल्स किसी और चीज़ में पॉजिटिव वो इस वक्त डिस्कस करने की जरूरत नहीं है किसी और टाइम कि कौन सी अदर स्वेलिंग है जिसमें कफ इम्पल्स हो सकती है। क्लिनिकल hernia के diagnosis easily done, but you need certain investigations। वो इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन है to look for other underlying causes। इंट्राब्डोमिनल अगर हम सस्पेक्ट करें कि कोई मैस है, कोई ट्यूमर है, उसके अंदर एसाइटिस है, तो हमें कुछ चीज़ों से पता चला क्लीन एक्सेस करने आता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड से आपको कंटेंट पता चल जाता है, आपको पता चलता है कि और प्रॉब्लम जैसे पूरे लोगों में इन्वॉल्व हर्निया होता है तो हमें किसके देखना है उसका अल्ट्रासाउंड क्या कराना है, to look for the prostate। If the prostate is enlarged, which is responsible for the formation of hernia, means we have to look for the treatment of the prostate first, then the treatment of the hernia, except in emergency conditions। CT scan consider, MRI देख सकते हैं कि समटाइम बहुत छोटा सा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वेट लिफ्टर होते हैं बहुत छोटा सा विजिबल नहीं होता ऑन एग्जामिनेशन, पेशेंट जस्ट कहता है कि सीवियर पेन होती है जब वेट लिफ्ट करते हैं, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, उस सूरत में हम एक MRI करवा देते हैं उस एरिया पर, उससे लुक कर कंटेंट्स और कंट्रास्ट जो समटाइम करवानी पड़ती है कि वो हम अगर ओवरऑल कंट्रास्ट देंगे वो इंटेस्टाइन के थ्रू गुजरेगा तो हमें बता देगा कि ये इस हालत में मैंने अब मैंने पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आउटडोर में आ गया सिंपल हर्निया के साथ रिड्यूसिबल हर्निया के साथ, अगर वो बच्चों में आ गया से मदद लेके आई कि ये 1-2 महीने का बच्चा है इसके लिए हमें फौरन सर्जरी के लिए नहीं चाहिए, वी हैव टू लुक फॉर रिड्यूस। अगर हर्निया इजीली रिड्यूस हो जाता है और बहुत बड़ा नहीं है और कोई वो पेशेंट को कन्वीनियंस को या पेशेंट की दर्द नहीं कर रहा तो उसको हम वेट करते हैं, इसको एक्सपेक्टेंट वेट टिल मोर देन 1 साल तक वेट करते हैं, इसको रिश्वत उनको कहते हैं वेट करो। समटाइम्स स्मॉल हर्निया बच्चों में 1 से 1.5 साल की उम्र तक खुद से खुद सेटल हो, वो जो कंटेंट्स आ रहे होते हैं पूरी ओपनिंग वो खुद से खुद नैरो हो जाती है, बंद हो जाती है और उसकी पेटेंसी
सैग खत्म हो जाता है। इसलिए नॉट ऑल हार्मोन होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज देखने वाली है। जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़े होने के लोग सब वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल पेशेंट्स जो हेल्थ में है आलम से गर्मी को ये करना पड़ता है। तो सडन स्मॉल से पूरी की पूरी रोल ऑफ उसके थ्रू बाहर आ गई नेक होगी तो अगर आपने इसका तो पेशेंट भी काम लेते जिसके लिए आप सर्जन को एक माइनर की जब निर्देशन इसलिए स्मॉल हर्निया मोड स्किन कलर चेंजेस जब नजर आ जाए तो वो तो श्लोकारी होती है स्ट्रैंगुलेशन के लिए अर्जेंट ट्रीटमेंट। अब पेशेंट इमरजेंसी में आ गया, अगर इरिडिसिबल है तो पहले अगर पेशेंट अदरवाइज कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन और इस्केमिक हार्ट डिजीज तो समटाइम पेशेंट उस इमरजेंसी सिचुएशन में हर्निया को रिड्यूस किया जाता है। रिड्यूस करने की कैसे करते हैं कुछ रिलैक्सिंग मेडिकेशन और पेन रिलीफ मेडिकेशन जिससे पेशेंट लेटने से और बेड टाइम जो है प्लेस पर वो टेंड उसका बेड जो है प्लेस पर जिससे वो ग्रेविटी से आस्ता मेनली होते हैं रिलैक्स होते हैं मसल इस तरीके से हम इस इमरजेंसी को ओवर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे रेडनेस है, इरिडिसिबिलिटी, स्ट्रैंगुलेशन के साइन नजर आ रहे हैं उस सूरत में आपको इमरजेंसी सर्जरी में पेशेंट को उससे पहले करना मीन्स all these investigations इसमें जो है ब्लड एग्जामिनेशन उसमें मेटालॉजी, बायोकेमिस्ट्री, लिवर फंक्शन, शुगर लेवल, एक्सरे टेस्ट और अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और कराने के साथ फैमिली हर्निया ट्रीटमेंट में एज जैसे इंग्वाइनल हर्निया तो इंग्वाइनल साइड आता है ये फैमिली के नाम होता है ये फीमेल में होता है और क्लिनिकली इसको हम डायग्नोज कर सकते हैं क्योंकि अगर देखा जाए एनाटॉमिकली तो इंग्वाइनल लिगामेंट जो है वो एक्सटेंड करता है ये इंटीरियर ऑफ स्पाइन से लेके प्यूबिक वर्क से लेके इंग्वाइनल इंटीरियर स्पाइन तक जो इंग्वाइनल लिगामेंट लगा हुआ है एक्चुअली लोअर फाइबर्स एक्सटर्नल अपोंड्रोसिस जो कि फोल्डिंग फाइबर्स है। अब जब इंग्वाइनल हर्निया आएगा तो इंग्वाइनल के नाल से इंग्वाइनल हर्निया में इंग्वाइनल के नाल की जो लोअर बाउंड्री है अब इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर जब भी हर्निया आएगा जस्ट बाद इंग्वाइनल लिगामेंट आएगा तो वो पास किसमें करेगा सुपरफिशियल रिंग इज जस्ट अबाउट द प्यूबिक बर्न तो इट मींस हर्निया जो शायद फील हो गई या कंटेंट फील हो गई अगर प्यूबिक बर्न के अब और वीकेंड होंगे वो कौन सा इंक्वायरी और कैमरा के नाम प्यूबिक वर्कल के लेटरल में एंड बिलो द इंक्वायरी लिगामेंट मीन उसकी सेंटर को कहाँ फील होगी बिलो एंड लेटरल टू द जो प्यूबिक वर्कल इज लैंडमार्क इट मीन कैमरा हर्निया आपने इस पेपर जहाँ पे पढ़ी आपने ताज़ा इसके साथ एनाटमी पढ़ी है एग्जाम भी दिया माशाल्लाह इसलिए ये आपको इसके सर्जिकल एनाटमी का पता होना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स में ऑपरेटिव अप्रोच टू हर्निया सर्जिकल रिपेयर फॉलो द रिडक्शन ऑफ द हर्निया फिर आप ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में क्या हम ऑपरेट करते हैं पेशेंट को आइदर स्पाइन में या स्पाइनल मस्कुलर में बेसिक प्रिंसिपल यही होते हैं कि इंसिडेंट्स के में लेके सब को सेपरेट करके जब पहुंचा जाता
अनिल सैक को देखते हैं। अनिल सैक सेक्टी करती है, उसके कंटेंट्स यूज कर दिए जाते हैं ताकि अब्डामिनल कैविटी में चले जाए। लेकिन अगर स्ट्रैंगुलेटेड है, डोंट लेट द कंटेंट्स टू रिड्यूस बिफोर यू ओपन द सेक। अगर एक स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया में डायग्नोस किया और वो कंटेंट्स आपने इन्वायरमेंट सीन दिया, इन्वायरमेंट का नाम देखकर अगर वो कंटेंट्स जो कि आप स्ट्रैंगुलेट कर रहे थे वो रिड्यूस हो जाते हैं या आप ओपनिंग से पहले उसको रिड्यूस करते हैं, तो जो गैंग्रीनस या प्री गैंग्रीनस कट है या स्कीमिंग कट है वो अब्डोमिनल कैविटी में चले जाते हैं। यू विल नॉट फाइंड दैट कट टू बी स्मॉल। तो आप उसको रिड्यूस होने से बचाएं ताकि जब तक आप उसको पूरा एग्जामिन ना करें जो कंटेंट्स उसमें आए हुए थे और आप श्योर ना कर दें कि ये कंटेंट्स स्कीमिक नहीं है। अगर वो स्कीमिक है और वो रिड्यूस हो आपने हर्निया रिपेयर कर दिया, बट ये स्कीमिक कंटेंट्स जो कि रिड्यूस हो चुके हैं अब्डोमिनल कैविटी में, लेटर ऑन क्या होगा, वो रप्चर हो जाएंगे और रप्चर होने से क्या होगा, पेरिटोनियम अब क्या है, फिर अब्डोमिनल कैविटी में रिड्यूस कर दिया। अगर वो नॉर्मली है तो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, स्ट्रैंगुलेशन, फिर वायबल टिश्यू बाउल अगर हो गई है तो उसको रिमूव करना पड़ता है। फिर पेरिटोनियल सैक को कंटेंट्स को रिड्यूस करने के बाद उसको क्लोज किया जाता है और क्लोज करने के बाद उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। रिड्यूस करने के बाद फिर मसल को केज कर देता है, अप्रॉक्सीमेशन कर दी जाती है मसल वाल की। अगर सम टाइम अब्डोमिनल वॉल के वो मसल जो है वो वीक है तो फिर हमें रीइंफोर्समेंट करनी पड़ती है। या डिफेक्ट बहुत बड़ा है कि वहाँ की जो मसल या वीक है, डिफेक्ट बड़ा है तो आपको रीइंफोर्समेंट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मैश। और प्रोस्थेटिक मैश होती है पॉलीप्रोपाइलीन की, रोलिंग जिसको कहते हैं, या तो उसको मैश से बनती है या फिर हम नॉन अब्जॉर्बेबल सूचेस यहाँ पे यूज किए जाते हैं रोलिंग। मैश कौन कौन से हर्निया में होते हैं, दो तरह के, अब्जॉर्बेबल और नॉन अब्जॉर्बेबल। अब्जॉर्बेबल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, लेकिन ये अब्जॉर्बेबल मैश लगाने की बजाय हम नॉन अब्जॉर्बेबल मैश लगाते हैं जो पॉली का बना या पीटीआर। मैश कहाँ लगाते हैं, या तो मसल के ऊपर, अगर वो इन्वायरमेंट नहीं है तो हम आउटसाइड से मसल के ऊपर लगा देते हैं सबक्यूटेनियस स्पेस में, इसको ऑनली मैश करते हैं। अगर हम लग रही है, अगर हम सैक को रिड्यूस करके डिफेक्ट को क्लोज करने के बाद वॉल के ऊपर रख दें उसको मैश को हम ऑनली मैश करते हैं। या विद इन द डिफेक्ट या एक्सटर्नल जो एक्सटर्नल वीक एपिडोसिस उसके नीचे अगर रखेंगे जस्ट आउटसाइड ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी तो उसको हम कहते हैं इनले मैश। या फिर डिफेक्ट के अंदर से भाग जाती है या डिफेक्ट को हम क्लोज करते हैं विद द मैश। अब बीटीनी मसल रिदम अब्डोमिनल वॉल उसको इंट्रापैराइटल सबले भी कहते हैं। ऑनले मसल के ऊपर, इनले डिफेक्ट के अंदर, सबले इंट्रापैराइटल। इमीडिएटली एक्स्ट्रापैराइटल जब अगेंस्ट द मसल और फेशिया के नीचे जाते हैं उसको सबले कहते हैं। फिर इंट्रापैराइटोनियम ओपन सर्जरी यूज करते हैं, उसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम क्या करते हैं इंट्रापैराइटोनियम मैश लगाते हैं। मैश के किस तरह के मैश हो जाते हैं, ओवन है, निटेड है और शीट के बने होते हैं, सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है, मीडियम है, लाइट है, हैवी है। ये डिफरेंट पॉपुलर कंपाउंड्स हैं, लार्ज गोल मोटे मोटे सुराखों वाले, ताकि उसके अंदर जब हम दो मसल बार के अंदर इनकॉर्पोरेट करें तो उसके थ्रू फाइब्रोसिस हो, डैमेजिंग टिश्यू बने और फाइब्रोसिस हो और वो मसल बार को मजबूत करें। इंट्रापेरिटोनियम यूज करते हैं अगर हम वहाँ पे क्लोरीन मैच यूज करेंगे वो एडिसिव होते हैं और वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे एडिशन बन सकते हैं, साइड ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसलिए वहाँ पे नॉन अब्जॉर्बेबल मैश यूज करते हैं। मैश की लिमिटेशन
जैसे मैं बता रहा था कि स्टैम्बलेटेड हर्निया, आपने वहाँ से वो ब्लड को चेक किया और एनास्मोसिस किया, तो वहाँ आपने सॉइलिंग हो, क्लीन की बजाय वो कंटेमिनेटेड एरिया होगा, तो उसके में मैश लगाएंगे तो मैश इन्फेक्शन की मौजूदगी में आपने मैश नहीं किया, और पेट्रोलियम कैटिन की तरफ लगाने से मैश को आपने अवॉइड कर इन्वायरमेंट में ये दिखाते हैं कि कंटेंट्स आ जाते हैं। ये देखो, ये सुपरफिशियल रिंग में से, ये डीप रिंग में से गुजरा, यहाँ से यहाँ तक कैनाल है, ये भी यहाँ पे इसके डीप इन्वायरमेंट हर्निया, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वायरमेंट कैनाल में मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? इन्वायरमेंट की दो आगे टाइप है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अगर इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल उसके मीडियली आए तो डायरेक्ट इन्वायरमेंट हर्निया, उसके लेटरली आए तो इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट हर्निया। What is environment? Environment हर्निया ब्राइन में से प्रोटोरियन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की या मोमेंटम की वीकनेस ज़्यादा है। मैं environment हर्निया develops in the region with the spermatic cord and blood vessels, the testicular vessels। यहाँ spermatic cord पास करता है डीप में से सुपरफिशियल में, और स्क्रोटम में इसके थ्रू ही वो आ जाती है, वो environment हर्निया डेवलप हो जाता है। इनडायरेक्ट environment हर्निया, indirect hernia affects known only loop of intestine passes down the inguinal canal from the intestine, ये डाउन आ जाते हैं और इसको हम कंजेनिटली प्रेजेंट होता है। इसमें होता है प्रोसेसिव वेजिनालिस जो परसिस्ट करता है, उसके अंदर कंटेंट्स आ जाए तो डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वायरमेंट हर्निया बायलैटरल हो सकता है और कोल्ड रेट में। डायरेक्ट हर्निया बहुत सेक्स में हो सकता है, मेबी ऑफ फीमेल इंटेस्टाइन लूप और स्वेलिंग में आ जाती हैं और ब्राइन का डिफेक्शन करती हैं। ये मोस्टली एक्वायर्ड होते हैं। ट्रांसवर्सल फेशिया में भी पोस्टीरियर जो इन्वायरमेंट के नाती पोस्टीरियर भाग है, ट्रांसवर्सल फेशिया इसकी वीकनेस हो जाए तो नहीं आ जाता। आपको बताया कि बायलैटरल होता है। सिम्टम्स क्या है इन्वायरमेंट हर्निया प्रोड्यूसिंग नो सिम्टम्स। सम पीपल जस्ट आते हैं जी हमें स्वेलिंग है, किसी कोई सिम्टम नहीं होती। कुछ लोगों में सिम्टम्स होती है, लंप की, स्वेलिंग की, फिर सडन पेन हो सकती है स्क्रोटम में, फिर उसका जो कंटेंट्स रहते हैं स्क्रोटम में उसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी हो जाती है, फीलिंग हैवी फीलिंग भी ग्राइन हो सकती है, पेन इन दी ग्राइन हो सकती है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग। डायग्नोसिस ग्राइन बनने में कैसे बनाते हैं? चेक हम करेगा कि हिस्ट्री ऑफ एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। अगर बहुत स्मॉल है तो नजर नहीं आता, तो उसके लिए हम समटाइम एमआरआई करवाना पड़ जाता है। पेशेंट को अगर कहें कफ करो और वहाँ पे स्वेलिंग अपीयर हो जाए तो इट मीन्स कि वहाँ पे इन्वायरमेंट हर्निया बना। ये भी बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट हर्निया डीप रिंग में से निकला हुआ होता है, डायरेक्ट हर्निया जस्ट अबाउट द सुपरफिशियल रिंग होता है, डायरेक्ट हर्निया इनडायरेक्ट हर्निया। इसमें डीप रिंग इंटरेस्ट होता है, वो अभी आपको न्यू क्लिनिकल एग्जामिनेशन अभी आएंगे इन्वायरमेंट हर्निया के, उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन जैसे हर्निया की ट्रीटमेंट भी आप बता रहे थे क्या? जरूरी नहीं सारी हर्निया को ऑपरेशन करना है। बच्चों में वेट एंड सी, साल 1.5 साल तक वेट करते हैं, समटाइम तो खुद ही सेटल हो जाता है, नॉट सेटलिंग सिम्टोमेटिक है एंड यू नीड ट्रीटमेंट। The ultimate treatment of big hernia or in adults or children causing symptoms is the surgery. If the does not treat, then it's strangulation. Strangulation अगर अगर होती है emergency emergency सर्जरी प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट का अर्ली चेकअप करवाना, दिखाना, एग्जामिनेशन कराना और वेट लिफ्टिंग से और आगे कंडीशन जिससे इंटरनल प्रेशर बिल्ड करता है अवॉइड करना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, यू कैन वेट फॉर लॉन्ग टाइम, बट एवरी
needs surgery. टाइप ऑफ हर्निया सर्जरी कौन कौन सी होती हैं? ओपन सर्जरी जैसे कि मैंने बताया, अगर इनवान हर्निया तो ओपन इनवान रीजन से अप्रोच करते हैं, पैराम्बलाइकल करते हैं, उसमें इंसिजन दिया जाता है, थोड़ा सा टिश्यू वाले साइड को डिसेक्ट किया जाता है और डिसेक्ट करने के बाद उसके ओपन करके कंटेंट्स यूज किए जाते हैं, वहाँ पे जो डिफेक्ट होता है उसको यूज करते हैं, मसल को रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन और समटाइम उसके ऊपर मैश क्योंकि all of the abdominal cavity is defective or weak. Or the opening in the opening of the sac is ये है ओपन देखना। दूसरा देखो क्या है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पहले डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करते हैं? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंट्राअब्डोमिनल कैविटी के अंदर जाके वहाँ से डिफेक्ट को रिपेयर करते हैं और उसके ऊपर मैश करते हैं। ये इनसाइड द पेरिटोनियल कैविटी। देखिए ये मैश नाम मैश ये डुअल मैश होता है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक अब्जॉर्बेबल होती है जो कि स्टे करती है टुवर्ड्स द कंटेंट्स और एक नॉन अब्जॉर्बेबल होती है जो अब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ी होती है। हर्नियल साइड कंटेंट्स जो स्टे होते हैं अब्डोमिनल कैविटी के बाद। ये मैं बता रहा था लेप्रोस्कोपी में क्या होता है, सेम प्रिंसिपल होते हैं, कंटेंट्स को रिड्यूस किया जाता है, साइड को दूर किया जाता है और इससे इंट्राअब्डोमिनल बंद कर दिया जाता है। वो कैविटी बंद हो जाए और उसके थ्रू कंटेंट्स आ जाए। आई थिंक आप समझ आ गई होगी लिहाजा ये अगर आप कोई क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विद द हेल्प ऑफ जो मैं तस्वीरें आपको करके दिखाना चाहता हूँ, कितना फैसला करने वाला दिखाए थे तो आप दिखा लेंगे। आप ये पैराम्बलाइकल हर्निया था, ये इंसिजन नजर आ रहा है, इस पहले बता चुका हूँ कि इंसिजन हर्निया है। ये बच्चों में अम्बलाइकल हर्निया, बच्चों में ट्रू अम्बलाइकल हर्निया, इसमें सारी की सारी अम्बलाइकल स्कार देखा अक्सर गली मोहल्लों में आप इर्द गिर्द के बच्चे जो अनस्कार्ड हों और वो भागे फिरे होते हैं, उनकी अम्बलाइकस बाहर हो जाती है। अक्सर आप इर्द गिर्द कोई बच्चे छोटे छोटे हों तो उसमें आप देखेंगे कि आपको अम्बलाइकल हर्निया। इसी तरह से बच्चों में इन्वायरमेंट, लेकिन अगर गौर से देखें कि इसके ऊपर रेडनेस है, रेडनेस क्या शो होता है? इट कुड बी स्किन रैश, क्योंकि जरा सराउंडिंग स्किन देखने चाहिए इसकी स्किन रैश। स्किन क्या हो सकता है? टेम्परेचर जरूरी है, इसमें हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, उसको रिड्यूस करके देने हैं, रिड्यूसेबल मीन स्किन प्रॉब्लम। इस तरह ये देखो एम्बलाइकस के एक तरफ स्कार है, क्रेसेंट शेप स्कार है, इट्स लाइक ए नो नो, और उसके एक तरफ ये स्वेलिंग है। इट मींस ये कौन सा हर्निया है? पैराम्बलाइकल हर्निया है। ये इन्वाइनल हर्निया है और ये भी कंप्लीट इन्वाइनल हर्निया कंप्लीट स्किन बोलते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इसमें कंटेंट्स ये देखो बच्चे की लेफ्ट साइड व्यू दिखाया मैंने, तो सामने से कैसे नजर आता है, लेफ्ट से कैसे नजर आता है, पूरी का पूरा लाइक इसका है। और ये तीन अलग अलग दूसरी तस्वीर में है, इन्वाइनल हर्निया है ह्यूज, ये पैराम्बलाइकल हर्निया है और ये स्कार के ये स्कार है सर्जरी इसके लिए, ये अम्बलाइकस है और दोनों तरफ रिपेयर हो रहा है इसका। It's all for today. Any questions? You can ask. Questions now,